हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रजिस्टर्स जो हम लगाते हैं सीरीज़ में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और पैरेलल सीरीज़ की पूरी इक्वेशन सॉल्व करी थी, पैरेलल की पूरी इक्वेशन सॉल्व करी थी, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पहले समझो होता क्या है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पंखा है, पंखे में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, पंखे की ब्लेड रोटेट कर रही है, ठीक। तो एनर्जी ये नहीं है कि सारी एनर्जी इसकी पंखे की ब्लेड को रोटेट करने में लग रही है, कुछ एनर्जी किस में निकल जाती है, हीट के रूप में निकल जाती है। कभी देखना ज़्यादा देर पंखा यूज़ करेंगे तो वो हीट करने लग जाता है, ठीक है, मतलब गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आप टीवी देख लो, फ़ोन देख लो, अपना जितना ज़्यादा देर फ़ोन चलाते हैं वो हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से? करंट की वजह से, वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो पहले इंग्लिश मीडियम में कह रहा है इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव मतलब है कि उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। जितना वो करंट के फ्लो को रोकेगा, ठीक है, जितना वो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा, उतनी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो किसके रूप में निकलेगी? किस फॉर्म में निकलेगी? हीट के फॉर्म में निकलेगी। और जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जिसको हम क्या बोलते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा? हीटिंग इफेक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, क्या होना चाहिए? विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक, मतलब जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा, ठीक। तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। क्षय मतलब खर्च होती है। तो उस जो स्रोत होगा उसकी ऊर्जा किस रूप में खर्च होगी? ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा के रूप में। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब 9th क्लास वाला पे, जैसे 9th क्लास में हमने वर्क एंड एनर्जी पढ़ा था, है ना। तो एनर्जी यहाँ पे कौन सी है? हीट एनर्जी। वो किसके बराबर होती है? पावर इंटू में टाइम, ठीक है। पावर किसके बराबर होता है? वी आई के तो बराबर होता है, तो पी की जगह वी आई इंटू टी, ठीक। और वी किसके बराबर होता है? ओम का नियम, वी इज इक्वल टू आई आर। तो v की जगह क्या लिख दूंगा? आई आर, ठीक है। और i तो पहले से था ही, और t का t, i इंटू आई स्क्वायर, और ये r और ये t। तो हीट एनर्जी किसके बराबर आ गई? आई स्क्वायर आर टी। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का तापीय नियम, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी, उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखो जितने भी हीटर है, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब डिवाइस जो हीटिंग करते हैं, प्रेस हो गई, हीटर हो गया, रोड हो गया, गीजर हो गया, सब क्या है? हाईली इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते हैं वो, ठीक। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट होगा उसके स्क्वायर जितना हीट बढ़ेगा। मान लो ये डबल हो रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये 3 गुना हो रहा है तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 गुना बढ़ेगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर प्योरली रजिस्टिव होगा, विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक होगा, तो जितना ज़्यादा R होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम मतलब कि जितना देर यूज़ करेंगे, ये तो हमने रोज़मर्रा देखते ही हैं। फ्रिज देख लो, टीवी देख लो, पंखा देख लो, फ़ोन देख लो, लैपटॉप देख लो। कई जगह हम चाहते हैं, ठीक है, कई जगह हम चाहते हैं कि हाँ भाई ये गर्म हो चीज़ें, जैसे हीटर, गीज़र, रोड। लेकिन कई जगह हम चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस ना हो, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस होती है। किस वजह से? कि हम उसको ज़्यादा देर यूज़ करते हैं। टाइम जितना ज़्यादा, हीट उतनी ज़्यादा। टाइम जितना कम यूज़ करेंगे, हीट उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? जूल का तापीय नियम। बहुत आसान चीज़ है।
इसी पर ही इलेक्ट्रिक फ्यूज लगता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारे मीटर के साथ में लगता है वो सीरीज में लगता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में लगता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब पीछे से सप्लाई में करंट ज़्यादा आ जाता है तो वो हीट होगा, तो फ्यूज का क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे ही हीट ज़्यादा होगा तो फ्यूज टूट जाएगा। फ्यूज टूट जाएगा तो आगे की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आगे की सप्लाई बंद होगी तो हमारे जितने भी एप्लीकेशंस थी, अप्लायंस थे, वो क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। बस फ्यूज ही का तो खर्चा हुआ। अगर मान लो कि फ्यूज नहीं होता मीटर में तो पीछे से लोड ज़्यादा आ गया, पीछे से लोड ज़्यादा आ गया तो टीवी भी फूक जाएगा, पंखे फूक जाएंगे, लाइटें फूक जाएंगी, है ना। और वही इलेक्ट्रिक फ्यूज था, जब ये करंट पीछे से ज़्यादा आया, विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा हो गया, लोड ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा, फ्यूज गर्म होना स्टार्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो एक बार ऐसा आएगा कि वो मेल्टिंग पॉइंट से फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब फ्यूज टूट जाएगा। फ्यूज टूट गया तो सीरीज में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीरीज में अगर एक आगे का अप्लायंस अगर खराब हो गया तो वहां से वो करंट पास नहीं करता है। तो हमें कितना खर्चा है, सिर्फ फ्यूज का खर्चा है, हमारे जितने भी अप्लायंस थे वो बच गए। तो सीरीज का वहां काम आता है, ठीक है। और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। इसके बाद एक टॉपिक रह गया, आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हिंदी में बोलते हैं विद्युत शक्ति। इसकी डिफाइन लिख देता हूँ एक बार, फिर आपको समझाता हूँ। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, या तो डिसिपेटेड होगी मतलब निकलेगी, या कंज्यूम, या बोल दो उसको कि हम इसको खर्च कर रहे हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि किस दर से, किस रेट से हम कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिसिपेटेड या कंज्यूम, मतलब खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो कौन बताता है, इलेक्ट्रिक पावर। कौन बताता है, वो इलेक्ट्रिक पावर। और हिंदी में कहते हैं ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। कि मतलब हमने कितनी ऊर्जा कितने समय में इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है VI। अगर V की जगह मैं लगा दूं IR, ओम का नियम, तो वही पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I²R। ये मोस्टली सीरीज में यूज होता है। किस में यूज होता है, सीरीज में, क्योंकि इसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसको बोलेंगे ये श्रेणी क्रम में यूज होता है। और भाई P = VI, I की जगह मैं ये लगा सकता हूँ V/R, तो V × V, V²/R। एक ये फॉर्मूला भी हो गया। ये मोस्टली यूज करते हैं हम पैरेलल में। किस में यूज करते हैं, पैरेलल, हिंदी में पार्श्वक्रम में, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आता कमर्शियल यूनिट, 1 किलोवाट आवर, जिसे मीटर की भाषा में, जो हमारे घर में मीटर आता है उसमें यूनिट लिखा आता है। तो एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर में, ठीक है। इसको यहां लिखता हूं, एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर में, ठीक। 1 किलोवाट में, अब मैं ये बता रहा हूं कि एक यूनिट अगर हमने खर्च करी तो हमने इसका मतलब कि कितनी एनर्जी खर्च करी ये निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000, और 1 आवर में कितने मिनट है, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। 6 × 6 = 36, 1 2 3 4 5, 10⁵ वाट सेकंड, ठीक है। यूनिट है, हाँ सॉरी, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है, कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, हिंदी में भी वाट ही बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है।
अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो इसी को 10 से कर दो डिवाइड और 10 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 3.6 इंटू 10, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो गया 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। थोड़ा इधर ध्यान देना, ये यहाँ पे इधर देखो ज़रा, हीट पावर इनटू टाइम। हीट की यूनिट क्या होगी, हीट एक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। पावर की यूनिट क्या होती है वाट, और टाइम की यूनिट तो तुम्हें पता ही है सेकंड। तो वाट सेकंड किसके बराबर आ गया, जूल के। तो मैं इधर जो वाट सेकंड है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, जूल। तो इससे मुझे पता चला कि 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मतलब एक यूनिट में कितनी एनर्जी है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने 100 यूनिट खर्च कर दी, कितनी यूनिट खर्च कर दी, 100 यूनिट। तो जब एक यूनिट की वैल्यू ये है तो 100 यूनिट के लिए क्या करूंगा, 100 को इससे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि 250 यूनिट खर्च हुई है तो बताओ कितनी एनर्जी तुमने कंज्यूम करी। तो जब मुझे पता रहेगा कि एक यूनिट इज इक्वल टू दिस एनर्जी, देन 250 के लिए क्या करेंगे, 250 के लिए क्या करेंगे, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल इसलिए बोल जाएगा क्योंकि इसमें पैसा जुड़ गया। जिस चीज में, जिस टर्म में पैसा जुड़ जाता है उसको हम कमर्शियल यूनिट बना देते हैं, ठीक है। और ये पावर की, ये एक तो फॉर्मूला यही है, P इजिकल टू VI, और ये एक बना रखा है सीरीज के लिए, जो इधर V की वैल्यू डाली है, IR डाली है ओम्स के नियम के अनुसार, ठीक है। और इधर I की वैल्यू क्या रखी है, V/R, ठीक। और यहाँ हो गया 12वां चैप्टर, 11 चैप्टर। पुरानी बुक में 12वां था, अब जो नई बुक आने लगी NCERT की, तो ये चैप्टर बन गया 11 इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हो गया ख़त्म, ठीक है। मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उसको लाइन वाइज देखना, और जब एक टॉपिक ख़त्म करो तो उससे रिलेटेड NCERT में एग्जाम्पल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करो। एक टॉपिक खत्म करा, उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जांपल तुम्हारे को NCERT में दे रखे, पहले उसको सॉल्व करो खुद से। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब समझ लेना कि तुम्हें टॉपिक क्लियर हो गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, उसको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो तुम उसको खुद समझाने की कोशिश करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं ना, तो उसको समझ में आए ना आए वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें जरूर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कभी किसी को, जब दोस्तों में बैठते हो तो फालतू की बातें तो चलो होती रहती है, कभी पढ़ाई की बातें हो, किसी को बोले कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हें अगर वो आता है थोड़ा सा भी, तो उसको समझाने की ट्राई करो। उसको समझाते समझाते ना तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, और ये अच्छे से नोट कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। ऐसे मैं NCERT के चैप्टर्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो आपके पास लाता रहूँगा, और एक एक टॉपिक के ही बनाता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है कि एक बारी में एक टॉपिक क्लियर हो जाए, और उसी के बेस पर क्वेश्चन आंसर जो NCERT में है, एग्जाम्पल्स हैं, चाहे इंडेक्स क्वेश्चन है, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू।